नमस्कार। आज हम भारत के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी छोर पर, अरुणाचल प्रदेश। हमारे पास एक दस्तावेज है, अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी प्रहरी। तो इसी के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी। मकसद ये है कि इस उगते सूरज की भूमि का जो पूरा सफर है, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आज क्या चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या हो सकता है, उसे संक्षेप में समझें। बिल्कुल। और ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, इसकी जो रणनीतिक स्थिति है ना, और इतनी सारी संस्कृतियों एक साथ, वो इसे बहुत अहम बना देती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान और इतिहास से। लोकेशन तो सबको पता है, उत्तर पूर्व भारत। सीमाएं किस किस से लगती हैं? हाँ, इसकी सीमाएं लगती हैं चाइना से, मतलब तिब्बत वाला हिस्सा, भूटान से, म्यांमार से, और भारत में असम और नागालैंड से। अच्छा, और राजधानी ईटानगर? भाषाएं हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, ऑफिशियल है, पर वो जो 100 से ज्यादा जनजातीय भाषाओं वाली बात है, वो कमाल है ना, सच में। और ये भाषाएं उन प्राचीन स्वदेशी समूहों की हैं जो यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं। उनका तिब्बत और असम के लोगों से काफी गहरा रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक भी और जातीय भी। और धर्म, बौद्ध धर्म तो सुना है तवांग वगैरह में? हाँ, बौद्ध धर्म है, खासकर मोनपा जनजाति में। लेकिन उसके अलावा प्रकृति पूजा भी बहुत पुरानी है, जैसे दोनी पोलो, मतलब सूर्य और चांद की पूजा, और जो स्थानीय शमन होते हैं उनकी भी अपनी परंपराएं हैं। दिलचस्प। अच्छा, फिर ब्रिटिश दौर आया, वो मैकमोहन रेखा का क्या किस्सा है? हाँ, वो 1914 का शिमला समझौता था, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। उन्होंने मैकमोहन रेखा को सीमा मान लिया। पर चीन ने नहीं माना? नहीं, चीन का तर्क हमेशा ये रहा है कि तिब्बत उस वक्त स्वतंत्र नहीं था कि वो ऐसा कोई समझौता करे, इसलिए वो इसे नहीं मानते। और अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को NEFA, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बनाकर असम प्रांत के तहत चलाया। अच्छा, फिर आई आज़ादी, 1947। जी, आज़ादी के बाद नीफा भारत का हिस्सा बना, लेकिन दुनिया का ध्यान असल में गया 1962 के युद्ध के बाद। भारत चीन युद्ध। हाँ, जब चीन ने तवांग समेत कुछ हिस्सों पर अस्थायी कब्जा किया और फिर वो पीछे हट गए। उसके बाद भारत सरकार ने यहाँ प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचा मजबूत करने पे बहुत जोर दिया। और इसी सब के बाद फिर? हाँ, 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश नाम मिला और ये केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया। और फिर आखिर में 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 24वां राज्य बना। तो ये तो हो गया इसका राजनीतिक सफर। हाँ, अब आते हैं आज के अरुणाचल पर। जमीन पर क्या दिखता है? पहाड़, जंगल, नदियां? बिल्कुल शानदार पहाड़ियां, बहुत घने जंगल है, और नदियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, सियांग, सुबनसिरी, लोहित। जगह भी मशहूर है, जैसे तवांग मठ तो है ही, जीरो घाटी की अपनी अलग सुंदरता है, नामदफा नेशनल पार्क है, सेला पास। जीरो घाटी? हाँ, सुना है। और संस्कृति, आपने शुरू में कहा था बहुत विविधता है। कमाल की विविधता है। 26 से ज्यादा तो प्रमुख जनजातियां गिनी जाती हैं, निशी, आपातानी, आदि, मोनपा। सबके अपने त्योहार हैं, लोसर, सुलुंग, न्योकुम, और सबकी अपनी भाषाएं, पहनावा, रीति रिवाज। और धर्म, बौद्ध, दोनी पुलों के अलावा? जी, ईसाई और हिंदू धर्म मानने वाले लोग भी काफी हैं। अच्छा, और इकोनॉमी, मतलब लोग करते क्या हैं? ज्यादातर तो खेती पर ही निर्भर है। चावल, मक्का उगाते हैं, बागवानी भी अच्छी होती है, संतरा, कीवी, सेब, बांस बहुत होता है यहाँ, उसका भी इस्तेमाल है। और आजकल टूरिज्म और हाइड्रो पावर पर भी जोर है शायद। हाँ, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और पानी इतना है कि बिजली बनाने की बहुत क्षमता है, हाइड्रो पावर की। इस पर काम चल रहा है। लेकिन ये सब आसान तो नहीं होगा, चुनौतियां भी होंगी। आपने सीमा का जिक्र किया था। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के साथ सीमा पर तनाव बना रहता है। वो तवांग को दक्षिण तिब्बत कहते हैं और उस पर अपना दावा करते हैं। ये तो गंभीर बात है। और अंदरूनी तौर पर? अंदरूनी तौर पर देखें तो कनेक्टिविटी अभी भी एक मुद्दा है। बहुत से दूर के गांवों तक अच्छी सड़कें, फोन नेटवर्क या अस्पताल पहुंचाना मुश्किल है। और फिर शिक्षा और नौकरियों के अच्छे मौके कम होने की वजह से युवा बाहर जा रहे हैं। ये भी एक चिंता है। सही। तो इन सब चुनौतियों से निपटते हुए भविष्य के लिए क्या सोचा जा रहा है, क्या कदम उठ रहे हैं? देखिए, 5 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस दिख रहा है। पहला,
कनेक्टिविटी। जाहिर है। हाँ, वो तो जरूरी है। सेला टनल बन रही है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर काम तेज है, रेलवे लाइनें बिछाने की बात है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी खासकर बॉर्डर के पास के गांवों में। अच्छा, और वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? हाँ, वो दूसरा बड़ा कदम है, स्मार्ट बॉर्डर गांव। ये असल में चीन जो सीमा पर अपने मॉडल गांव बना रहा है, उसका एक तरह से जवाब है। भारत अपने सीमावर्ती गांव में अच्छी सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म के मौके विकसित कर रहा है ताकि लोग वहीं रहें। हाँ, और सीमा सुरक्षित रहे। बिल्कुल, मकसद ये है कि स्थानीय जनजातियां वहीं रहें, उनका जीवन बेहतर हो और वो एक तरह से हमारी संप्रभुता के गार्डियन बने। ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है। और बाकी 3 क्षेत्र? तीसरा है इको टूरिज्म और संस्कृति का संरक्षण। मतलब टूरिज्म बढ़े लेकिन पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न हो। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जैसे इवेंट्स इसी दिशा में है। ठीक है। चौथा है जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर। नदियों में अपार क्षमता है। अगर इसे सही तरीके से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस्तेमाल किया जाए तो अरुणाचल पूरे भारत के लिए ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। और पांचवा है युवा। उनके लिए बेहतर शिक्षा के मौके, नई यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट पर जोर, स्कॉलरशिप्स वगैरह, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। तो मतलब एक पूरी कोशिश चल रही है अरुणाचल को आगे बढ़ाने की, उसकी चुनौतियों से निपटने की। जी, तो संक्षेप में कहें तो अरुणाचल सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं है, ये भारत की एकता, उसकी विविधता और उसकी रणनीतिक मजबूती का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। एक दूर दराज का मुश्किलों भरा सीमांत इलाका होने से लेकर भारत की पहचान और भविष्य का एक अहम हिस्सा बनने तक का इसका जो सफर है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और जिस तरह से यहाँ विकास हो रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही इसकी अपनी अनोखी खूबसूरती और संस्कृति है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये नॉर्थ ईस्ट का एक पावर हाउस बन सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जैसे जैसे अरुणाचल बाहरी दुनिया से जुड़ रहा है, विकास तेज हो रहा है, तो ये अपनी खास सांस्कृतिक पहचान और जो इतना नाजुक पर्यावरण है उसके बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये शायद सबसे बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी काम होगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। जी।